वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि हमारे पास सभी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, तो आज से हमारे पास जो भी आगे के लेक्चर्स आएंगे वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। बस जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो चीज़ें इंग्लिश में नोट करेंगे और समझेंगे, तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी के नोट्स पर ध्यान देंगे ताकि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इतनी थ्योरी लिख दी है, इस थ्योरी को लिखने का मेन रीज़न ये है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास बोर्ड्स का भी कंटेंट देखते हैं, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्या चाहिए होता है, थ्योरी लिखनी होती है। तो उन थ्योरी के लिए उनके सारे नोट्स प्रॉपर बन पाएँ, इसीलिए मैंने नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे सारी थ्योरी नोट की है। तो जो भी बच्चे बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो क्या करें, इसी टाइप से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलें, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एक डेली लाइफ के उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे गांव है एक, ठीक है, एक यहाँ पे कोई गांव है और गांव का एक राजा है। तो राजा का क्या होता है, पूरे गांव में एक गांव और गांव के बाहर तक उसका एक क्षेत्र फैला हुआ होता है चारों तरफ, कि जहाँ तक हाँ भाई कि ये राजा साहब का इलाका है, यहाँ पे कि ये तो राजा साहब का इलाका लगता है। तो जहाँ तक उन राजा साहब का इलाका रहता है वहाँ तक राजा साहब का माहौल रहता है, मतलब राजा साहब की मर्जी के बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ऐसे ही ये किंग है, मतलब राजा है, और ये है राजा का इलाका पूरा, उसके चारों तरफ। मतलब इस इलाके में जरा सी भी हलचल होगी तो इस राजा को तुरंत पता लग जाएगा। तो कैसे पता लगेगा हमें कि ये राजा है, इसका इलाका यहाँ तक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होगा, एक बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बाहर से है और गांव में आया। अब गांव में जब आएगा तो वो राजा के क्षेत्र में घुसेगा, तो राजा के जो सैनिक होंगे या राज्य के लोग होंगे वो राजा को खबर करेंगे कि भाई राज्य में कोई आया है। तो राजा क्या करेगा, अपने सैनिकों को आदेश देगा कि भाई उसको पकड़ के लाओ हमारे तरफ। मतलब अब राजा के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पकड़ के अपने पास ले आए या सैनिकों को भेजेगा और कहेगा उसको मार के गांव से बाहर फेंक दो। तो यही सेम एग्जाम्पल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए राजा की जगह पे क्या है, एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, और इस चार्ज का अपना एक रीजन होगा, मतलब कि एक इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, और इस क्षेत्र की वजह से उसका एक क्षेत्र होगा यहाँ पे। अब उस क्षेत्र को हमें पता करना है कि इसका क्षेत्र है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से दूसरा चार्ज लेके आएंगे, मतलब परीक्षण आवेश मतलब रख के देखेंगे। अगर उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए अब वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, मतलब उसको दूर हटा सकता है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब आकर्षित कर सकता है। तो उससे हमें पता लगेगा कि ये इस जो हमारे पास आवेश रखा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो जब भी हमें किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र देखना है कि यहाँ पे है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे चार्ज रखा, अब जैसे ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो इस पर कोई बल लगेगा ही नहीं, मतलब इस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो तुरंत ये चार्ज क्या करेगा, इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा इस तरह से। तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक होता है सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, और एक होता है टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मीज़र करते हैं। केवल कैसे मेज़र करते हैं, उसको हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर फोर्स लग रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले चार्ज की वजह से। तो जो फोर्स हमारा लगता है किसी चार्ज के ऊपर, उसका रीज़न भी यही होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है फोर्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी चार्ज की तरफ का वो फील्ड जहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हिंदी में भी इसको समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य विद्युत आवेशित वस्तु पर बल लगता है। अब क्योंकि जो बल लग रहा है हमारे पास यानी फोर्स लग रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी तो हमें उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसमें फोर्स इधर लग रहा है तो इधर ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए एक ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और हम एक ये डैश चार्ज रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोर्स चार्ज का टुवर्ड्स हो जाएगी। तो ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जब कभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे कि फोर्स उससे अवे लग रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अवे हो जाएगी। अगर फोर्स चार्ज के टुवर्ड्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके टुवर्ड्स हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे यही हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट वुड एग्जर्ट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज मिलेगा उसकी तरफ जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा होगा वही डायरेक्शन हमारी उसकी हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यही हिंदी में लिखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जो इस क्षेत्र में रखे गए किसी धनावेशित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। मतलब जो बल की दिशा होगी वही हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास। इसके बाद देखते हैं जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया और नेगेटिव चार्ज दे दिया गया तो इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अभी हमने देखा कि जब हम एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं तब ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन देखिए मैंने अवे बना दी है कि चार्ज से बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से टुवर्ड्स हो जाएगी। तो यही ये पॉइंट का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेडली आउटवर्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज से और रेडली इनवर्ड्स होगा मतलब कि नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये हमें याद रखना है, मतलब एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन ये आ जाता है। हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र धन आवेश के मतलब धन आवेश के बाहर पॉजिटिव चार्ज के बाहर होगा और ऋण आवेश की ओर यानी कि अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से हम इसके डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मैंने ये पॉइंट समझाते गया हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करते जाइएगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अबे ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स ड्रॉ कर लिया। अब हम समझते हैं कि जैसे किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रेस करता हूँ। अब हम समझते हैं कि किसी भी चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सोर्स चार्ज है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। और मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है जिस पे हमें इसकी डिस्टेंस R है यहाँ से और हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन होती है तो हम वो समझेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो हमारे पास फोर्स होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज
फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए वही लाइन आ गई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो कैसे निकालते हैं इसको, मान लीजिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्म बनता है ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड टू 0 और ये हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर। तो ये वही आ गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। अब जब भी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी थी कि जो टेस्ट चार्ज हमारे पास होता है इसकी वैल्यू स्मॉल लेनी होती है ताकि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज ना करें। तो अब जैसे मान लीजिए हमें ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो कूलम्स लॉ से हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q नॉट इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे r² हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तब देखिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में r² और ये Q नॉट आ जाएगा, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है कि किसी भी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा था कूलम्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r², यानी कि दो चार्ज का प्रोडक्ट लेना है और उनके बीच के डिस्टेंस को स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला में याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट चार्ज की वजह से कि 1/4 पाई Q अपॉन r², ये जो हम मान के चलते हैं पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसी की डेफिनेशन हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति को दर्शाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसे उस बिंदु पर रखे हुए गए इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने यहाँ पे समझा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसकी क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बोर्ड के बच्चे हैं या आप जेईई नीट दे रहे हैं तो थ्योरी को भी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि थ्योरी से भी कई सारे कभी क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत बल रेखा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड टू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मतलब मान लीजिए जैसे एक हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाएंगी। और ये क्या होगी कि कंटिन्यूअस लाइन होगी। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे ब्रेक हो गई फिर आगे प्रोड्यूस हो गई फिर ब्रेक हो गई फिर प्रोड्यूस, तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं कंटिन्यूअस रहती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाती हैं। तो यही पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, मतलब कंटिन्यूअस होती हैं। यह धनावेशित वस्तु से शुरू होती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और ऋणावेशित वस्तु पर समाप्त हो जाती है, मतलब नेगेटिव चार्ज पे ये एंड हो जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इनसाइड नहीं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई होगी नहीं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बना रखा है, तो कभी भी ये मतलब क्वेश्चन है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमेशा बताएंगे कि कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कंडक्टर के अंदर आप चार्ज को फिल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को मान लीजिए मैंने फिल करा, तो पॉजिटिव रिपल्शन होकर कहाँ जाएगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, तो उसकी वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कंडक्टर में भी देखेंगे। तो देखिए नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, कि चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं।
और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ये भी इसी का रीज़न होगा। अब देखें, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास, और हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होगी। तब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो हम उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मतलब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट होगी तो वो टेंजेंट ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। फिर से बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। हिंदी में इस बात को समझते हैं कि जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है, उसके ऊपर किसी एक बिंदु पे अगर कोई भी स्पर्श रेखा डालते हैं तो इस जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी उस बिंदु पे, वही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उस बिंदु पे। तो ये पॉइंट लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी विद्युत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत की तीव्रता की दिशा देती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट इट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर भी गई तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में हो नहीं सकता है, मतलब एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हिंदी में भी यही बात लिखी है कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर इसका रीज़न लिखें, क्योंकि अगर वो एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा वहाँ पे दो हो जाएगी, मतलब दो स्पर्श रेखा हम वहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस कभी भी अगर नीट या जेईई में आता है तो उसमें ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, तो हम वहाँ पे देखें कि कौन से मतलब करेक्ट पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आंसर को टिक करें। तो हम थ्योरी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो थ्योरी का भी क्वेश्चन कोई भी कहीं भी बन के आ सकता है। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें मैंने डायग्राम बनाया है, तो मान लीजिए ये बन के आ जाएगा, आप पूछेगा कि कौन सा डायग्राम ठीक है, तो मैं केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से हम डायग्राम को देख के भी क्वेश्चंस को करेक्ट करना आना चाहिए। इसका आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो जिसमें हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसी स्मॉल डिस्टेंस से दोनों सेपरेट है, मतलब किसी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास पास में भी है, इनके बीच में थोड़ा सा ये डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो देखते हैं इसको, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी डेफिनेशन पता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब जो हमारे पास चार्ज हैं वो इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, और उनका जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों का एक युग्म होता है। युग्म माने होता है पेयर, और विपरीत बिंदु मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए तो एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास, तो जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, जब ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है तब क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो
ये भी क्या करता है, एक डाइपोल फॉर्म करता है हमारे पास। तो हम ये एग्जाम्पल बता सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, इसके पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका जो नेट चार्ज निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे केवल नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस कर ही रहा होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे नेगेटिव की तरफ ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा समझ में क्वेश्चन अब बन सकता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर नेट चार्ज 0 है तो उसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। अगर ऐसा लिखा है रीजन में तो वो पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यही इसमें लिखा है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। और ये याद रखें, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। हिंदी में ये लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र भी 0 होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र 0 हो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग डाइपोल मूवमेंट। अब जैसे ये डाइपोल है, इस डाइपोल से हम क्या मेजर करते हैं, इस डाइपोल से हम ये मेजर करते हैं कि जैसे एक सिस्टम है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, जिसको हम डाइपोल बोल रहे हैं, तो इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगा उससे हम इसका डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है कि डाइपोल मूवमेंट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन है तो ये क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी, हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमें याद रखना है, ये हमारे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन में आता रहता है कि विद्युत आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा हमारी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो लिखा ये विद्युत आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य की माप करता है, मतलब स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यह एक सदिश राशि, मतलब ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये हमें इस तरह से पढ़ना है, ये ध्यान रखें। मतलब ये एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आता रहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो हम बताएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। डाइपोल मूवमेंट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पी से हम डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं क्या कहना, जैसे ये 2 चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनमें से किसी एक चार्ज को लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट होके आ जाता है। और ये पी कैप लगा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब किसी एक चार्ज को लेना है हमें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी। इसी को हिंदी में देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण, मतलब एक चार्ज लेना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब दो चार्ज हमारे पास रखे हुए हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को लेंगे और उनका हम गुणनफल करेंगे, गुणनफल तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मान निकल के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरी का पार्ट हुआ है। थ्योरी को हमें निगलेक्ट करके नहीं चलना है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। थ्योरी से ही बनते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से ही हमारे पॉसिबल होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसके आगे हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे 2 या 3 डेरिवेशंस हैं, अब हम उनको देखते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, इसलिए वो हमें करने और समझने जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पहुंचता है तो चीज़ें डेरिवेशन से ही उठाई जाती हैं कि इस पर हम कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वो क्या करेगा, डेरिवेशन को ही थोड़ा सा चेंज करेगा और उसी से बनेगा नया क्वेश्चन। तो आइए अब हम देखते हैं इसके आगे का अपना डेरिवेशन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हिंदी में कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस -q + q इस पर चार्ज है और इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 2a है। तो अगर ये 2a और ये इसका मान लीजिए मिड पॉइंट है
ओ मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट मान लिया, इस एंड को नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। तो हम सेंटर से एक पॉइंट पी मानेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसकी डिस्टेंस हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से आर लेंगे। और अगर ये ओ पॉइंट सेंटर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, ये ए हो जाएगी और ये ए हो जाएगी हमारे पास। तो हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये उसका सेंटर है। अगर ये पूरी डिस्टेंस 2a है तो ये हाफ हो जाएगी, ए ये हो जाएगी, ए ये हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट P हमने लेट करा है, इसकी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से है ये r। तो हम निकालते हैं यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो इसके लिए पहले मान लीजिए कि हमने जो चार्ज प्लस Q है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एट पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। यानी कि हम ये ले सकते हैं कि 1/4πε0 Q। अब हम इस वाले चार्ज की वजह से निकालना है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम देखेंगे क्या होगी। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास मान लीजिए ये पूरी r डिस्टेंस है, और हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हमें इतनी डिस्टेंस सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और ये हमारे पास a है। तो ये हो जाएगी हमारे पास r-a²। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, मान लीजिए ये चार्ज B पॉइंट पे था रखा हुआ, तो इसको हम ऐसे EB या E+Q लिख दीजिए इस तरह से कि प्लस Q के जो वजह से जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है जो A पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है जिसका है -Q। तो अब हम इसको लिखते हैं E, ये जगह पे -Q की वजह से 1/4πε0 चार्ज है Q। अब हमें इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस चार्ज से लिखनी है -Q से। तो सेंटर तक की डिस्टेंस अगर r है और ये डिस्टेंस a है, तब ये हमारे पास हो जाएगा r+a²। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास पॉइंट चार्ज अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से डायरेक्शन इस पे यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह से पास E-Q। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूले लिखने आने चाहिए कि +Q चार्ज की वजह से निकालेंगे तो 1/4 Q अपॉन में r मतलब डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब वो डिस्टेंस यहाँ पे हम r नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, तो r-a² बन जाएगा ये। ऐसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस वाले चार्ज की वजह से लिखेंगे कि 1/4 Q अपॉन, अभी यहाँ से a से जो डिस्टेंस होगी P तक की वो हो जाएगी a, और ये है हमारे पास r, तो हो जाएगा r+a²। तो इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 1, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल हो नहीं सकती हैं, तो अब हम इसकी नेट डायरेक्शन निकालेंगे। समझते हैं कि नेट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कि जैसे अगर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें यहाँ पे, तो 1/4πε0 ये कॉमन है, Q भी दोनों जगह कॉमन है, तब सेम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इनके डिनोमिनेटर्स ये देखें हम डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कम होगी हमारे पास r-a, और ये r+a हो रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इसकी ये वैल्यू कम आएगी निकल के, और ये डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कम रहेगी। तो जब इसकी वैल्यू कम रहेगी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा निकल के आएगी। तो ज़्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट करेंगे तो उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, एफ नेट निकालने के लिए जो ज़्यादा वाली वैल्यू है +Q की वजह से उसमें से हम ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं जैसे अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में r-a² माइनस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/4πε0, ये बन जाएगा Q अपॉन r+a²। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0, और यहाँ पे Q भी कॉमन आ जाएगा, तभी बचेगा 1/4
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन बन गए, फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या बनता है। जैसे ये बन गया हमारे पास q/4πε0। अब इसका एलसीएम लेना है, तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई में लिख देंगे ऐसे, r माइनस ए और ये बन जाएगा r प्लस ए। अब एक पे पावर है तो ये दोनों पे पावर आ जाएगी, तो इससे ये टर्म डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर का, ये यहाँ पे आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस वाला टर्म इधर से डिवाइड होगा तो ये इधर आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये f नेट हम निकाल रहे थे, बाहर था 1/4πε0 और इधर ये हमारे पास है q। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करें ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इससे ओपन करें ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नीचे देखें इसमें डिनोमिनेटर में ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तभी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस का ये निगेटिव का बन जाएगा, ये प्लस का ये निगेटिव का बन जाएगा, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तब ये हमारे पास बनेगा 1/4πε0। यहाँ पे ये जो q है इसको हम लिखेंगे और ये हो जाएगा 2ra हो जाएगा 4ra, और यहाँ पे चल रहा है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे q इंटू में 2a, मतलब जो इसका एक 2 था उसको हमने इधर लिख दिया, और यहाँ पे ये चल रहा था हमारे पास r, इधर ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इस टर्म को हम यहाँ पे ध्यान से देखें q इंटू 2a, तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट बनना है भाई। p वेक्टर इक्वल्स टू हमने q इंटू 2a पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू F नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 1/4πε0 ये हो जाएगा हमारे पास q इंटू 2a हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें ये हो जाएगा हमारे पास 2p और r, ये p वेक्टर अगर वेक्टर की फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्षीय रेखा पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होगी उसको हम इस तरह से फाइंड आउट यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केस ये बनता है कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर पहुंच जाए तो ये डिस्टेंस R के कंपेरिजन, जैसे ये A तो फिक्स रहेगा लेकिन हम कह रहे हैं कि ये P पॉइंट आगे पहुंच जाए बहुत दूर, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब इसकी दूरी जो है यहाँ से बढ़ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं कि भाई R जो है बड़ा है तो R स्क्वायर और भी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसमें अगर A को निगलेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू 1/4πε0, ये हो जाएगा 2pr, और यहाँ पे ये हो जाएगा r की पावर 4, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल फॉर्मूला है वो निकल के आएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन में r³। अब ये जो इस टाइप का डाइपोल होता है जहाँ पे हम r की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानते हैं और a की वैल्यू कम रहती है, उसको हम शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? शॉर्ट डाइपोल। तो जब क्वेश्चन में कभी भी लिख के आए कि शॉर्ट डाइपोल है तो हमेशा ध्यान रखें ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है शॉर्ट डाइपोल का, E इक्वल टू 1/4 2p अपॉन r³। अब यहाँ पे हमें इसका ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि शॉर्ट डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि विद्युत क्षेत्र
तीव्रता जो है निरक्षीय रेखा पर वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। ये रहेगा 1/r³, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखें क्योंकि ये यहाँ पे MCQ क्वेश्चन कभी कभी आता रहता है। तो इस तरह से हम इस वाले डेरिवेशन को कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, उसको आप ट्राई करें। अब जैसे मैंने इसको ये लिखा है, इसके बाद ये यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स है। अब अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स निगलेक्ट करना है तो आप याद रखें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 4RA आता है। तो ये दो स्टेप हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कर सकते हैं। तो याद रखें फार्मूले, एक फार्मूला में ये याद रखना है और एक ये शॉर्ट डाइपोल के लिए याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डेरिवेशन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डेरिवेशन जो कि है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर तीव्रता। तो ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमने इससे पहले डेरिवेशन किया है यहाँ पे निरक्षीय की जगह अक्षीय होगा, तो वो आप लोग करेक्ट कर लें। ये बात मैं वीडियो में वहाँ पे मेंशन भी कर दूँगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है और चार्ज -q + q है, और एक पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट पे प्रेजेंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है कि डाइपोल के कोई एक परपेंडिकुलर पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P होगा, उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो कैसे निकालना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी तक ये जो R पॉइंट था वो इधर था एक्सेस पे, अब इसको हमने रोटेट करके ऐसे यहाँ पे ले आया इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं हम। तो जैसे ये चार्ज Q है, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे रखें तो उस पर ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स हमारा इधर आएगा -q की वजह से, और +q चार्ज ये है यहाँ पे, ये क्या कर रहा होगा, हम इस पॉइंट को इससे ऐसे करके ज्वाइन करें, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी हमारे पास E + q की वजह से। अब क्योंकि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो नहीं सकती हैं, तो हमें किसी एक इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है यहाँ पे, और इसको हम मान लेते हैं A, और ये डिस्टेंस हो जाएगी A। तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा एंगल हो जाएगा और ये भी हमारे पास थीटा एंगल हो जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक आएगा यहाँ पे E - का q, ये cos थीटा का कंपोनेंट, और एक इसकी परपेंडिकुलर में आएगा इसका साइन का कंपोनेंट। इस वाले को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा। थीटा के अलोंग कॉस का कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। ऐसे ये जो +q है इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो थीटा की डायरेक्शन में ये हमारे पास +q की वजह से कॉस का कंपोनेंट, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास ये साइन का कंपोनेंट। तो अगर अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो ये +q साइन थीटा की वजह से, और ये मतलब दो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास वो केवल इन दो इस कंपोनेंट की वजह से होगी। इसकी वजह से क्या कर जाएगी, कैंसिल आउट कर जाएगी। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा इसमें, और सुनेंगे जैसे 2E। अब यहाँ पे जैसे ये दो चार्ज रहेंगे -q और एक +q, अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा E = 1/4π। मान लीजिए -q की वजह से लिख रहे हैं, जो -q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 1/4π यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ये A है तो ये हो जाएगा हमारे पास r² + a²। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर से ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी हमारे पास। तो ये रूट में आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा Q/r² + a²। और
इसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट P पे निकालें तो ये भी यही निकल के आएगी, E इक्वल्स टू प्लस क्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आता है, जब ये रूट वाली वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तब ये रूट स्क्वायर रूट इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखें कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो ये हम इसमें कोई भी एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे प्लस क्यू का लिखते हैं चाहे हम माइनस क्यू का लिखते हैं। चलिए अभी तो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ई माइनस का क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस का क्यू कॉस थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है। तो इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करते समय ये दोनों वैल्यू सेम है तो ऐड होकर हमारे पास ये आ जाएगा 2E क्यू कॉस थीटा। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया। तो अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और यहाँ पे बच रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा A अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 1/2। ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 1/4πε0। ये भाई Q इंटू 2A बन जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का, ये पावर हो जाएगी यहाँ पे 3/2। मल्टीप्लाई पावर ऐड होती हैं तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे E Q इंटू 2 बन जाएगा P वेक्टर, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इसको कहते हैं P वेक्टर अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट का। अब वही यहाँ पे हम अगर इसको शॉर्ट डाइपोल की तरह कंसीडर करें तो R स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है A स्क्वायर से तो A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, A स्क्वायर को हम निगलेक्ट मान सकते हैं। तो ये E जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 और P को जैसे अगर हम Q इंटू 2A की टर्म्स में लिखेंगे तो मानिए P ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, P वेक्टर यहाँ पे A स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। ये मल्टीप्लाई में कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब अगर आप पीछे वाला फॉर्मूला देखेंगे, जब हमने एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल पॉइंट पे, तब यहाँ पे केवल 2 आ रहा था और इसमें यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि E एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हमारे पास रिलेशन बन जाता है कि जैसे E एक्सियल जो हमारे पास होता है वो इक्वेटोरियल के डबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखिए, MCQ वगैरह में हमारा क्वेश्चन आता रहता है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन देखेंगे, जैसे डाइपोल की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है, डाइपोल के पैरेलल है और डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये पॉइंट्स थ्योरेटिकल हैं जो कि हमारे एग्जाम वगैरह में पूछे आते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो बताएंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो लास्ट में एक ये फॉर्मूला याद रखिए, MCQ वगैरह में कहीं आता रहता है। और फिर मैं बोलना चाहूँगा जैसे पिछले वाले डायरेक्शन में यहाँ पे निरक्षीय लिख दिया था मैंने गलती से, उसको आप अक्षीय कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे ये दोनों डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं।